दोस्तों नमस्कार। आज हम 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए ग्रामीण विकास पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी तथ्य है, इससे जो भी मुद्दे हैं, इसके पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसके पिछड़ेपन क्या प्रभाव होगा, उसके बाद ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देता है, समझ रहे हैं क्या महत्व है, और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की क्या प्रयास रही है, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोग जो है ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, हम इस टोटल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखेंगे इस टॉपिक्स को। अगर ध्यान में रखिएगा, संभव होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो इसी सबसे नहीं आएगा, शहर से हो सकता है, ग्रामीण विकास से आ जाएगा। तो सब एक क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो आंसर लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सरकार बजट में जोर दिया था। और उसके बाद 107वां विज्ञान राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है, अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, उसमें इस बार का थीम ही था जो है सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास, समझ रहे हैं। तो जनवरी माह में हुआ था। उसके बाद 2020-21 के बजट में भी सरकार जो है ग्रामीण विकास पर फोकस किया है। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक पैकेज में कई पहलुओं को, जिसमें मनरेगा के आवंटन में भी 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है खाद्य सुरक्षा के लिए भी कई प्रयास जो है घोषणा किए गए हैं, समझ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन कहीं पूछते तो पूछेगा तो पढ़े रहिएगा, तो जाकर बेहतर तरीके से लिखिएगा। अगर पढ़े नहीं रहिएगा तो क्वेश्चन जो है अपनी समझ के आधार पर लिखिएगा। तो एक बार टाइम है तो आधा घंटा का वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी जितने भी पीडीएफ और वीडियो दिए गए हैं वो सफिशियंट है। बीपीएससी में सभी प्रश्न आएंगे उसी से, जिसका मूल्यांकन आप सभी लोग कीजिएगा एग्जाम जब हो जाएगा तो। लेकिन सभी टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, सारे पीडीएफ बहुत एडवांस तरीके से बनाया गया है। और मुझे लगता है कि अगर आप उसको पूरी तरीके से तत्परता और निष्ठा के साथ पढ़ लेते हैं तो फिर बीपीएससी मेंस आपके लिए सामने में कुछ नहीं रहेगा। एकदम सीधा जो है आप बेहतर और मजबूत स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो अभी अधिक से अधिक जो है चीज़ों को रटने पर जोर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी समस्या होती है रिकॉलिंग की। चीज़ें रिकॉल ही नहीं होता रहता है, और रिकॉल नहीं होगा तो जो जानते हैं उसी चीज़ को 3 बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, घुमा फिरा के लिखिएगा, तो थोड़ा सा उससे एग्जामिनर जो है चिढ़ जाता है। तो नई चीज़, नई जानकारी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है, आंसर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। और उसी इंफॉर्मेशन को तो डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, इधर उधर में घुमाइएगा तो नंबर चढ़ेगा। तो आइए हम लोग ग्रामीण विकास क्या है सबसे पहले देखेंगे। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, समझ रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। एक बार लिख के देखेंगे, ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों रहने वाले सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं, समझ रहे हैं। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब इसमें सर्वांगीण विकास जो है का अवधारणा पहले आपको समझना होगा क्या होता है। अब आपके विकास के लिए क्या चाहिए आप लोग स्वयं डिसाइड कीजिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से लिख लीजिएगा। अब आपके विकास के लिए क्या चाहिए यह जानते हैं हम। सबसे पहले आपको चाहिए खाद्य सुरक्षा,
खाद्य सुरक्षा चाहिए। अब खाद्य सुरक्षा में क्या होगा, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी बात क्या चाहिए, रोजगार चाहिए काम करने के लिए। इसके बाद क्या चाहिए, आपके पास वित्त चाहिए। वित्त, आप वित्त नहीं भी अगर मान लीजिए रखते हैं तो खास रोजगार से वित्त प्राप्ति हो जाएगी। खास सुरक्षा है, रोजगार है, आवास है, समझ रहे हैं, पेयजल है, पेयजल है, शिक्षा है, पेयजल, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, समझ रहे हैं, कौशल विकास, यहाँ पे देखते हैं, कौशल विकास लिख दीजिए, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आवास, पेयजल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधा, यही होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ग्रामीण आधारित संरचना। उसके बाद हम लोग जो है आवास हो ही गया, और यही चाहिए एक व्यक्ति को, समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए क्या चाहिए, और साफ सफाई स्वच्छता नहीं लिखे हैं, साफ सफाई स्वच्छता, साफ सफाई एवं बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छता एवं बेहतर स्वास्थ्य लिख दीजिए, स्वच्छता एवं बेहतर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। देख रहे हैं, ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। अब सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किया जाएगा उसमें व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जैसा कि जानते होंगे, खाद्य सुरक्षा पहले सुनिश्चित होना चाहिए, और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के लिए सबसे क्या होना चाहिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए, कृषि वित्त की उपलब्धता होनी चाहिए, कृषि विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, समझ रहे हैं, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि आगतों, खाद बीज जो की उपलब्धता होनी चाहिए, समझ रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि के लिए, जैसा कि जानते ही हैं आप, क्या हो गया, वित्त हो गया, साख, विपणन हो गया, विपणन हो गया, विपणन, उसके बाद सिंचाई, समझ रहे हैं, सिंचाई हो जाएगा। उसके बाद जो है कृषि का मशीन, आगत लिख लीजिए, बीज, बीज, उर्वरक, समझ रहे हैं, उर्वरक, बीज, उर्वरक जो है, और मशीनीकरण लिख दीजिएगा, मशीनरीकरण जो है लिख दीजिएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्त होना चाहिए, बेचने के लिए, उपजाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए साख की जरूरत, ऋण की आवश्यकता होती है, पैसे की, फिर उस उत्पादन को बेचने के लिए बाजार होनी चाहिए। कृषि उत्पादन की मशीनरी, छोटी मोटी मशीनरी है, बोर्डिंग, पंपी सेट, समझ रहे हैं, सिंचाई में थी, उसके बाद जो है दवा छींटने की मशीन है, ये सब मशीनीकरण में आ जाएगा। उसके बाद सिंचाई होनी चाहिए, बीज उर्वरक होनी चाहिए, समझ रहे हैं, जो जोताई के साधन उसी में आ जाएगा, समझ रहे हैं, और इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा, समझ रहे हैं, उत्पादन बढ़ेगा। कौशल विकास, रोजगार के लिए गाँव में जो है थोड़ा सा कौशल का भी विकास जरूरी है। रोजगार के साधन के लिए गांव में जो है कुटीर लघु उद्योग की उपलब्धि होनी चाहिए। कुटीर उद्योग, समझ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब कुटीर उद्योग, गांव में कुटीर उद्योग का संचालन सही तरीके से हो पाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल गाँव के लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा, साक्षरता का विस्तार, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा। ग्रामीण बुनियादी ढांचा में सब चीज़ आ जाता है। अब देखिए क्या है, सड़क आ जाएगा, पुल पुलिया आ जाएगा, सड़क, पुल, पुलिया, समझ रहे हैं, पक्की सड़क, पक्की सड़क दो प्रकार के हो जाएंगे, पक्की और कच्ची दोनों हो सकता है, समझ रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया, ग्रामीण बुनियादी बुनियादी ढांचे में यही स्थिति होगा। कोल्ड स्टोरेज,
कोल्ड स्टोरेज भी आ जाएगा कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए, समझ रहे हैं इसी में। उसके बाद ये बाजार भी आ जाएगा, इसी में बाजार, बुनियादी ढांचा में बाजार भी आ जाएगा। तो यही जो है वो ग्रामीण बुनियादी ढांचे है, समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए गांव जो है के लिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ रहे हैं। क्योंकि सड़क होगा तब तो चलिएगा, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज होना चाहिए, मतलब स्कूल होना चाहिए, समझ रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकारी अस्पताल होनी चाहिए, अब निजी अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, दवा की दुकान होनी चाहिए, रोजगार। तो ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाता है। अब सर्वांगीण विकास क्या क्या है, इसके लिए प्रयास किया, यानी ग्रामीण विकास के यही घटक है, यानी ग्रामीण विकास के घटक जो है यही है। खास सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कौशल विकास, रोजगार, यानी मानव संसाधन, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, इसी से ग्रामीण गांव का विकास हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको सुनिश्चित करने में, समझ रहे हैं, अब सरकार क्या क्या प्रयास किया है अब उस पर देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास की अवधारणा आप समझ गए हैं। अब गांव में पिछड़ेपन का क्या कारण है थोड़ा सा देखेंगे। अभी जो है गांव में, जैसा कि जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 75% GDP में योगदान जो है शहरी क्षेत्रों से होता है। गांव के योगदान बहुत कम है, बहुत कम। तो गांव के योगदान जो कम है उसके पीछे रीजन क्या है, यानी गांव की आर्थिक गतिशीलता जो है कम है। तो गांव के पिछड़ेपन के क्या कारण है वह देखिएगा। सबसे पहले 1991 के बाद जो है, तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल से ही जो है ब्रिटिश सरकार जो है अपनी भारत में अपने जो है औद्योगिकरण और भू राजस्व नीति के माध्यम से क्या हुआ किया कि वह जो है नगरों के उद्योग धंधों, कस्बों को उद्योग धंधों को पतन करके ग्रामीण जनसंख्या गांव के पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों का दबाव जो है में वृद्धि किया था, समझ रहे हैं। क्योंकि शहरों में, छोटे कस्बों में जो उद्योग धंधे थे, कुटीर लघु उद्योग, उसको ब्रिटिश सरकार जो है पतन कर दिया था अपनी नीतियों के माध्यम से। इसके बाद सभी लोग जाकर गांव में बस गए और भूमि पर गांव में जो है जनसंख्या का दबाव बढ़ गया, और वो आज भी वही दबाव आज भी है। आज भी जनगणना 2011 के अनुसार 68.8% लोग जो है गांव में निवास करता है, 68.8%, समझ रहे हैं। उसके बाद चलता रहा है 1991 के बाद क्या हुआ कि शहर जो कि आर्थिक जो है उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति। इस उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति में जो है शहरों को जो है विकास का केंद्र जो है माना गया है, समझ रहे हैं। यानी विकास की धुरी जो है शहर बनकर उभरा है, जिसका परिणाम हुआ कि गांव जो है पिछड़ गया है। तो उदारीकरण के कारण जो है, समझ रहे हैं। उसके बाद उदारीकरण के वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि गांव में कुटीर उद्योग, कुटीर लघु उद्योग है उसका पतन हो गया है। क्योंकि गांव में रोजगार जो है कुटीर लघु उद्योग से लोग जो है किसी तरीके से जीविकोपार्जन करते थे। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ना पड़ा है, यानी विदेशी कंपनी भारत में आ सकता है, भारतीय कंपनी विदेशों में जा सकता है, पूंजी का, तकनीकी का, वस्तुओं का, सेवाओं का प्रवाह, आदान प्रदान तेजी से बढ़ा है। इसका परिणाम हुआ कि चीन से आने वाली सस्ती वस्तुओं या अन्य देशों से आने वाली सस्ती वस्तुओं का बाढ़ आ गया है भारत में। इस सस्ती वस्तु के कारण जो है भारत के जो कुटीर लघु उद्योग का उत्पाद था वो पतन, वह क्या हुआ है, बिकना बंद हो गया है, जिसके कारण वह बिक्री पतन हो गया है उसका, समझ रहे हैं, पिछड़ेपन के कारण। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ एक और है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, समझ रहे हैं, असमानता में वृद्धि हुई है, काफ़ी असमानता में वृद्धि हुई है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा साधन कृषि है। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि कृषि आगतों के दामों में, मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद, उर्वरक, बीज, मतलब वही उर्वरक, बीज, कृषि की मशीनीकरण, समझ रहे हैं, इस सब की लागत में काफ़ी, सिंचाई, इस सब की लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल, जिस काफ़ी वृद्धि हुई। इस वृद्धि से क्या हुआ है कि कृषि क्षेत्रों में जो है मुनाफा कम हुआ है। और उसके बाद वैश्वीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट होने के कारण कृषि की स्थिति जो है और कमजोर हो गई है।
तो कृषि जो है इतने लोगों को भरण पोषण रोजगार का मुख्य, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कृषि है, समझ रहे हैं। और वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र का पतन हुआ है, कृषि जो है संकट को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण क्या हुआ कि किसान जो है आज जो है कृषि व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर है, जैसा कि एनएसयूसी का डाटा कहता है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कारण ग्रामीण जो है पिछड़ेपन में योगदान दिया है। उसके बाद जो है जनसंख्या में वृद्धि, अब जैसा कि जानते होंगे कि तेजी से जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या हुआ है कि गांव में जो है भूमि का जो है विखंडन हुआ है, जोतों का विखंडन हुआ है। जोतों को विखंडन होने से, समझ रहे हैं, कृषि कार्य जो है, समझ रहे हैं, कृषि कार्य को जो है मशीनीकरण, आधुनिक ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। छोटे छोटे खेतों में, समझ रहे हैं, ट्रैक्टर चलाना ये संभव नहीं हो पाता है। सिंचाई की व्यवस्था करना, उसके बाद जो है बैंक से लोन प्राप्त करना, ये सब कठिनाई हो जाती है। परिणाम होता है कि आप परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते हैं, और परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करने में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि कार्य होने से भूमि टुकड़ों में बंटने से भूमि की बर्बादी होती है। कैसे अब व्यय होता है, तो अमेरबंदी करने में, समझ रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए इस समय जो है भूमि व्यर्थ खर्च हो जाता है, जिसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो जनसंख्या में वृद्धि है, उसके बाद जो है कि मानसून की जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अब देखिएगा, जैसा कि जानते होंगे कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत मानसून की अनिश्चितता बढ़ती है, और मानसून की अनिश्चितता बढ़ने के कारण कभी अधिक मौसम तो कभी अधिक। आप देखिए पटना में आज, बिहार में आज जून के लास्ट में ही वहाँ बाढ़ आ गया है। जो बाढ़ जुलाई के लास्ट में, अगस्त में आता था, वो आज हो गया। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि मानसून की अनिश्चितता में वृद्धि हुई है। मानसून की अनिश्चितता में वृद्धि होगा तो भारतीय कृषि सीधे प्रभावित होगा, और कृषि जो है प्रभावित होगा तो लोगों को रोजगार पर असर पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा असर पड़ेगा, और जो है उनकी आमदनी कम होगी, और गाँव का विकास जो है बाधित होगा। प्राकृतिक आपदा, शहरों के मुकाबले में गाँव के लोग प्राकृतिक आपदा से जो है अधिक ग्रसित होते हैं, समझ रहे हैं। और प्राकृतिक आपदा क्या करता है कि गांव में जो है बाढ़, सूखा, ये सब आकर जो गांव के बुनियादी ढांचा को ध्वस्त कर देता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है, विनष्ट कर देता है, समझ रहे हैं। तटीय क्षेत्र में चक्रवात के कारण जो है फसल विनष्ट हो जाता है, मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है, पेयजल संकट को बढ़ावा देता है, बाढ़ वगैरह। तो इससे भी जो है ग्रामीण गरीबी को जो है बढ़ावा मिलता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और दूसरी बात की विकास योजनाओं में असफलता, जैसा कि जानते हैं कि विकास योजना, जो भी ग्रामीण विकास की योजना है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, समझ रहे हैं। योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, लाभुकों की पहचान की समस्या है, समझ रहे हैं। इस सब के कारण जो स्कीम है उसका क्रियान्वयन लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंचता है, और गरीबी और गाँव का विकास नहीं हो पाता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। तो यह जो है गाँव के पिछड़ेपन के कारण हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं। और इसके अलावा भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं हुआ है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन आज भी जो है गांव में कुछ लोगों के पास जो है 100 बीघा जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो भूमि का अपर्याप्त क्रियान्वयन भी जो है गाँव के पिछड़ेपन में योगदान है। अधिक भूमि होने के कारण वे अकेला जो है कृषि कार्य जो है या तो दूसरे लोग मजदूर वर्ग से कराते हैं, दूसरे लोगों से खेती करवाता है, या मशीनीकरण से कराता है, लेकिन उसकी उत्पादकता नहीं हो पाती है अधिक अच्छी तरीके से। और दूसरे लोग दूसरे खेती में काम करने जाते हैं तो वे उस अनुसार से नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इससे उत्पादकता में जो है कमी होती है, समझ रहे हैं। कृषि उत्पादन पर कमी होगी तो स्वाभाविक है कि रोजगार पर असर पड़ेगा और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। तो आप जो देख रहे हैं, तो यह स्थिति है गांव के पिछड़ेपन का। और जब ग्रामीण भारत के पिछड़ेपन का पिछड़ता है तो क्या होता है। अब गांव का योगदान जो है कितना है, देखिए। सबसे पहले ग्रामीण भारत पिछड़ेगा तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि कम होगी। आर्थिक समृद्धि कम क्यों होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आर्थिक समृद्धि, चूँकि गाँव के लोग में गाँव जो है ग्रामीण भारत के, जैसा कि जानते होंगे, 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करता है। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि में उत्पादन पर जो बल दिया जाता है। उत्पादन में कृषि उत्पादन भी है।
औद्योगिक वस्तु का उत्पादन है और सर्विस सेक्टरों का उत्पादन है, समझ रहे हैं, सेवा क्षेत्रों का उत्पादन मुख्य रूप से आर्थिक समृद्धि में। अब उत्पादन तभी होगा जब लोग खपत करेंगे, कंजप्शन करेंगे, समझ रहे हैं, उत्पादन खपत करेंगे, मांग करेंगे वस्तुओं का। अब गांव में 68.8% लोगों की आय जो है, अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण बुनियादी ढांचा इस सब से वंचित रहेगा, तो वह किस वस्तु का क्रय करेगा? मांग नहीं करेगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु का मांग नहीं करेगा, समझ रहे हैं, खपत नहीं होगा, समझ रहे हैं, अगर आप पंखा का उपयोग नहीं करेंगे, कार का उपयोग नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, उत्पादन नहीं होगा। और उत्पादन नहीं होगा तो आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला प्रभाव है आर्थिक समृद्धि। प्रभाव क्या पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि कम होगा। जैसा कि जानते होंगे, आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य की प्राप्ति जो है कमजोर होगी। आत्मनिर्भर भारत, अब आत्मनिर्भर भारत जो है, भारत तभी आत्मनिर्भर हो जो कृषि वस्तु का उत्पादन भारत जो आत्मनिर्भर होगा, आयात नहीं करना पड़ेगा। अब आज भी देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का आप आयातें करते हैं, दलहन तिलहन की खेती नहीं होती है, दलहन आप अफ्रीका से जो है आयात करते हैं, म्यांमार से दलहन की आयात करते हैं। तो दलहन और खाद्य तेल का आयात, खदान के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, हरित क्रांति के कारण खदान आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन दलहन तिलहन के मामले में अभी भारत आत्मनिर्भर नहीं है। लाखों करोड़ डॉलर रुपया जो है हर वर्ष जो है खर्च करना पड़ता है, आप जैसा कि जानते भी हैं। उसके बाद जो है आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादन उत्पादकता का निचला स्तर रहता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है आर्थिक समृद्धि के बाद हम लोग जैसा कि जानते होंगे, आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होगा, जैसा कि जानते ही होंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सामाजिक प्रभाव में क्या होगा? गांव से लोग जो है शहरों की पलायन करेंगे। जैसा कि देखते होंगे, गांव में रोजगार का अवसर नहीं मिलने के कारण, समझ रहे हैं, लोग शहरों में पलायन करते हैं। ग्रामीण भारत के पिछड़ेपन के कारण गाँव के लोग शहरों में क्या करेंगे? पलायन करेंगे, जैसा कि जानते होंगे। अभी देखा गया है लॉकडाउन के कारण, समझ रहे हैं, लॉकडाउन के कारण सभी लोग जो है अपने अपने घरों में जो है गांव की ओर लौटे हैं, शहरों से गांव की ओर। और फिर लॉकडाउन में ढिलाई दिया गया है, फिर लोग जो है शहरों की लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, समझ रहे हैं। दूसरा है कि शहरों में आने के बाद जो है क्या हुआ है कि मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है, समझ रहे हैं, शहरों में। तो चूँकि गांव शहर के किनारे पर जो है बहुत सारे लोग जो है झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, उसी को मलिन बस्ती कहते हैं, जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, आवास, पेयजल, साफ सफाई, समझ रहे हैं, इस सब की जो है स्वच्छ ईंधन, इस सब की कमी रहती है। अब पर्यावरणीय प्रभाव में क्या है? ग्रामीण भारत अगर पिछड़ा विकास नहीं करेगा, समझ रहे हैं, तो ग्रामीण भारत में क्या हुआ, पिछड़ेपन रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसा कि जानते होंगे पर्यावरणीय प्रभाव, देखिए पर्यावरणीय दो तरीके से पर्यावरण प्रभाव होता है। एक तो क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के आय निम्न होने के कारण, पिछड़े होने के कारण, जो जलावन के लिए जो है, खाना पकाने के लिए जो है उपले, लकड़ी, ईंधन, मतलब लकड़ी जो है उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का मतलब उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दूसरी ओर जो है क्या होता है कि साफ सफाई से भी लोग समझौता करने लगते हैं। गरीबी में समय आमदनी नहीं होने के कारण जो है, आय में निम्न आय होने के कारण जो है साफ सफाई से लोग समझौता करने लगते हैं। और दूसरी बात है कि शहरों में पलायन करके वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो है शहरों के जो है, शहरों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में, समझ रहे हैं, इन प्रवासी जो है, प्रवासी नहीं कर सकते हैं, भारत के लोग ही हैं सब, समझ रहे हैं। तो जो गांव से शहर की ओर जो है पलायन करने वाले जो कामगार हैं, उन्हें जो है शहरों के विकास में बहुत बड़ा योगदान वे लोग देते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है पर्यावरणीय है, सांस्कृतिक रूप से उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक रूप से क्या होगा, लोकतंत्र की क्रियान्वयन मजबूत नहीं हो पाता है। जैसे कि देखते हैं, लोग जो है आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही जो है राजनीतिक क्रियाकलापों और वाद विवादों में जो है भाग लेना पसंद करता है। जो जिसका पेट भरा हुआ नहीं रहता है, वो पहले पेट के लिए देखता है, उसके बाद जो है वाद विवाद पर ध्यान देता है। तो गांव के पिछड़ेपन का प्रभाव होता है,
का परिणाम होता है कि राजनीतिक न्याय की प्राप्ति यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना गांव में नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होगा, स्थापना नहीं हो पाती है। अब गांव में गरीबी के कारण क्या होता है कि वोट जो है बिक जाता है। जैसा कि जानते होंगे, पैसा देकर लोग वोट खरीद लेते हैं, समझ रहे हैं, या विभिन्न कीमती वस्तु देकर जो है, सुविधा देकर जो है वोट खरीदना पाते हैं, या अपने अधिकारों का जो है वास्तविक जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं, तमाम समस्या है पिछड़ेपन का। अब हम लोग ग्रामीण भारत के विकास का क्या महत्व है, हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेंगे। हम इसी टॉपिक्स को ही बस इसी पर हम चर्चा ही करेंगे मुख्य रूप से। हम इसी में पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या शुरू किया गया है। समझ रहे हैं। अब ग्रामीण उसके बाद जो है, अब गांव के विकास क्यों करना चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले गांधी जी का कहना था, गांधी जी का सपना था कि एक बार कहा था कि जैसा कि जानते हो कि वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी केंद्रों का विकास नहीं बल्कि गांव का विकास है। गांधी जी के अनुसार जो है वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गाँव के विकास से, जो गाँव के विकास के मुख्य समर्थक थे। समझ रहे हैं, गाँव सब भारत में जो है 7 लाख से अधिक गाँव हैं, और सभी गाँव जो है अगर समान रूप से विकसित हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो भारत ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर हो जाएगा। समझ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो गांधी जी के सपना को, अगर गांव के विकास, गांधी जी के सपना को पूरा करना है, समझ रहे हैं, तो गांव को विकास करना होगा। समझ रहे हैं। दूसरी ओर हम लोग देखेंगे, ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र होता है। राष्ट्रीय विकास, चूंकि यह भारत है, यह समझ रहे हैं। एक मोटा बना लिए हैं, यह भारत है, यहाँ तक है। यह भारत का विकास जो है, तभी अब एक शहरों का विकास केवल होने से नहीं हो पाएगा। ये राष्ट्रीय विकास जो है, आज ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र होता है। समझ रहे हैं। ये राष्ट्र जो है, सभी गांव मिलकर ही राष्ट्रीय विकास तैयार करेगा। तो सबका विकास होनी चाहिए। समावेशी विकास के लिए जो है ग्रामीण विकास होना चाहिए। समावेशी विकास का अर्थ ही है आर्थिक विकास की दायरे में सभी लोगों और सभी क्षेत्रों को शामिल करना। समझ रहे हैं, सभी क्षेत्रों और सभी लोगों को समान रूप से अगर आर्थिक विकास के दायरे में शामिल किया जाता है, या आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ सभी लोगों को समान रूप से और सभी क्षेत्रों को समान रूप से अगर मुहैया कराया जाता है, तो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास के दायरे में सबको शामिल किया जाता है। समझ रहे हैं, समान विकास। तो समान विकास तभी होगा जब गांव का विकास हो। तो समावेशी विकास के लिए भी गांव का विकास जो है जरूरी है, जैसा कि आप जानते होंगे। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है, समझ रहे हैं, शहरों में के लोग केवल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब लोग यहाँ आत्मनिर्भर होगा, भारत के सभी लोग आत्मनिर्भर होगा। समझ रहे हैं। तब अब सभी लोग के पास रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए, खास सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी लोग के पास आवास होनी चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हैं। चलने के लिए स्वच्छ सड़क होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, तभी तो जो है आत्मनिर्भर भारत बनेगा। टोटल यही चीज मिलकर जो है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। अब आत्मनिर्भर भारत में नया चीज कहाँ से आएगा? खास सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, रोजगार सुनिश्चित, रोजगार के लिए कौशल विकास होता है। आवास, स्वच्छ आवास चाहिए। समझ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण आवास होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा उच्च गुण, तीनों प्रकार की शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी। उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा भी शामिल कीजिए, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण बुनियादी ढांचा में सड़क, पुल पुलिया, कोल्ड स्टोरेज, बाजार, ऊर्जा को हम सेपरेट लिख देते हैं, ऊर्जा की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो सरकार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण कैसे कर रही है? इसी सब को जोड़कर जो है आत्मनिर्भर भारत का उद्योग धंधों का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक जो है रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा?
तो आत्मनिर्भर भारत निर्माण कैसे होगा? आत्मनिर्भर माने आत्मनिर्भर भारत जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है या उद्योग है, समझ रहे हैं, या सर्विस सेक्टर है, वो अगर उसको बढ़ावा देंगे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। बुनियादी ढांचे में तमाम तरीके के है, जो भी सड़क है, समझ रहे हैं, पुल पुलिया है, ऊर्जा है, संसाधन केंद्र है, ये सब का विकास होनी चाहिए। सब मिलकर जो है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा, समझ रहे हैं। वाणिज्य व्यापार है, तो यही सब के बारे में जो भी लोग सरकार की पॉलिसीज रहे हैं या सरकार की स्कीम है, उसको आप लिखिए ना, हो जाएगा। आर्थिक पैकेज में क्या लिखा गया है? अब इसी में आर्थिक कृषि को बढ़ावा देने के उपाय है, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के उपाय है, समझ रहे हैं। गांव की विकास के गांव में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा 40 करोड़ का है। ऊर्जा के लिए कोई खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात है। खनन क्षेत्र को बढ़ावा इसलिए मिलेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए खनन क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए ना। तो सारे उसमें जो है लिखा हुआ है, आप आर्थिक पैकेज का PDF है, उसमें देखिएगा। तो समावेशी विकास की प्राप्ति होगी, जैसा कि जानते होंगे, समझ रहे हैं। और $5 ट्रिलियन जो है कि अर्थव्यवस्था, सरकार का लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की प्राप्ति करने के लिए। तो $5 ट्रिलियन कैसे, यह जो है ग्रामीण विकास जो है $5 ट्रिलियन में योगदान करेगा। अब देखिए क्या होगा। $5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था का GDP का आकार है, उसको बड़ा करना है, समझ रहे हैं, बड़ा करना है। तो बड़ा तभी होगा जब GDP का क्या अर्थ है, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कैसे होगा? उत्पादन में वृद्धि तभी होगा जब वस्तुओं को लोग मांग करेंगे। अब वस्तुओं का मांग तभी होगा, समझ रहे हैं, जब लोगों के पास पैसा होगा। और लोगों के पास पैसा तभी आएगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार तभी होगा जब उत्पादन में वृद्धि होगी, समझ रहे हैं। अब ये सब जुड़ा हुआ विषय है। तो आप ग्रामीण विकास पर जोर देने से, समझ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कीजिएगा, रोजगार सुनिश्चित कीजिएगा, कौशल विकास सुनिश्चित कीजिएगा, आवास होगा, पेयजल होगा, शिक्षा होगा, ऊर्जा होगा, स्वच्छ बेहतर स्वास्थ्य होगा, ग्रामीण पेयजल होगा। अब इससे क्या होगा, लोग जो है, अब चूंकि पहले से ऑलरेडी खाद्य सुरक्षा फ्री में मिल रहा है, खाद आवास फ्री मिल रहा है, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, शिक्षा की व्यवस्था है, ऊर्जा मिल रहा है, बेहतर स्वास्थ्य है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा है। अब जो आमदनी आएगा वो रोजगार होगा। अब क्या होगा, काम भी मिल रहा है, तो काम होगा तो अब क्या होगा, फ्रिज, पंखा, टेलीविजन, समझ रहे हैं, गाड़ी, इस सब की मांग करेंगे। आप मांग, सड़क होगा तब तो चलिएगा। अच्छे अच्छे बिहार में पिछले 5-10 वर्षों में हर 2 मिनट पर बिहार की एक रोड से हर 1 मिनट पर टेम्पो निकलता है, बैटरी चालित रिक्शा है। क्यों? क्योंकि सड़कें अच्छी बन गई है, लोग टेम्पो चला रहे हैं, समझ रहे हैं। महिंद्रा का सबसे अधिक जो है गाड़ी बिहार में ही बिकता है, सर्वे आया था, समझ रहे हैं। तो मांग करेंगे, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, उत्पादन होगा। अब $5 ट्रिलियन, उसके बाद ग्रामीण विकास मंदी की स्थिति में, आर्थिक मंदी में सबसे रामबाण है, समझ रहे हैं। अब वस्तुओं का निर्यात करते हैं आप, और वही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आय में वृद्धि कर दिया जाए तो वही वस्तुओं की मांग करेंगे। मंदी क्या होता है, मंदी क्या होता है, उत्पादन ठप पड़ जाता है, मांग जो है कम हो जाता है, चारों तरफ बेरोजगारी फैल जाता है। अब उत्पादन क्यों ठप होता है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता, अभी मंदी की स्थिति है। अब लॉकडाउन के कारण लोगों के पास काम छूट गया है, काम छूटने के कारण अब लोगों के पास जो आमदनी था वो आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया है। अब लग्जरियस वस्तु पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कुछ लोगों के पास आवश्यक वस्तु को पूरा करने के लिए खर्च नहीं है। अब जो है उनके पास पैसा होगा तभी तो वस्तु की क्रय करेंगे, वस्तु का क्रय नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, तो वस्तु का उत्पादन कैसे होगा? तो मंदी की स्थिति, तो ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, GDP में वृद्धि होती है, समझ रहे हैं। GDP में क्या होता है, वृद्धि होता है। और जैसा कि जानते होंगे, सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिए भी यह जरूरी है, सभी सतत विकास में शामिल किया गया है। इससे सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति होगी। इसके अलावा भारत के प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तभी प्राप्त होगा जब भारत में
भारत के 68.8% लोगों के जीवन के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास करेंगे, उनका उत्थान करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए भी जरूरी है, यह याद रखिएगा। तो हम इसके लिए क्यों जरूरी है, ग्रामीण विकास क्या क्या है? ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास का केंद्र होता है, गांधी जी का सपना है, समझ रहे हैं, गांव का विकास। दूसरी ओर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति होगी, समावेशी विकास की प्राप्ति होगी, समझ रहे हैं। इसलिए ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में सरकार का क्या प्रयास है, तो किस खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या क्या किया है। देखिए, सबसे पहले खास सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा देश के 67% आबादी को 5 किलो अनाज, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये जो है दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को, खास सुरक्षा अधिनियम के तहत। अब खास सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है दिया जा रहा है, आप जैसा कि जानते हैं, खास सुरक्षा। अब खास सुरक्षा सुनिश्चित के लिए कृषि उत्पादन विधि भी होनी चाहिए। अब कृषि उत्पादन विधि के लिए सरकार वित्त के लिए, जानते ही हैं कृषि वित्त के लिए कितना प्रयास किया है, कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया है। विभिन्न प्रकार के जो वाणिज्यिक बैंक है, नाबार्ड है, क्षेत्रीय विकास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, प्रधानमंत्री हर साल कृषि क्षेत्र को ऋण का जो है लक्ष्य, इस पर 15 लाख करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज सहायता जो है योजना शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र को जो है 4 रुपये जो है, मतलब 4% पर जो है ऋण जो है दिया जाता है, समझ रहे हैं। छूट भी, अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। कृषि के मशीनीकरण के लिए भारत सरकार जो है ट्रैक्टर पर, आप देख रहे हैं, विभिन्न कृषि वस्तुओं, कंबाइन मशीन पे, दवा छींटने वाले मशीन पर सब्सिडी देती है। उर्वरक क्षेत्र के लिए सरकार उर्वरक सब्सिडी देती है। उर्वरक को अधिक खपत को कम करने के नीम कोटेड यूरिया का जो है प्लान किया है। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना, बस नाम तो याद रहना चाहिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का विकास किया है। बीज के लिए हमेशा जो है बीज निगम का गठन किया गया है, समझ रहे हैं। तो सरकार विपणन के लिए, विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किया गया है। जैसे कि देखिए, ग्रामीण कृषि बाजार है, ई नाम जो है राष्ट्रीय बाजार देख रहे हैं। विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए एपीएमसी कानून जो है पारित किया गया, अब उसको छूट दे दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। तो बहुत सारा, उसके बाद एमएसपी का प्रावधान किया गया है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो बहुत सारा प्रावधान है। कौशल विकास के लिए जानते ही है सरकार क्या क्या किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए बहुत ऐसा प्रयास किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, कौशल विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके अलावा जो है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया गया है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण। इसके बाद हर जिला मुख्यालय में जो है ITI कॉलेज है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। रोजगार के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा, समझ रहे हैं, मनरेगा है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, समझ रहे हैं, आजीविका ग्रामीण आजीविका के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वृद्धि की गई है। इसकी अपनी बहुत बड़ा, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं। मनरेगा शुरू किया गया है पूरे देश में। इसके माध्यम से 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है और आपका आपातकालीन स्थिति में 150 दिन भी बढ़ा दिया जाता है समय समय पर। उसके बाद आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहले इंदिरा आवास था, बाद में नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आवास की कमी को दूर कर रहा है। पेयजल के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल की जल की प्राप्ति, बिहार सरकार द्वारा हर घर नल की जल की प्राप्ति के लिए प्रयास किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं सौभाग्य योजना शुरू किया गया था, हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए। आज हर घर में जो है 22 घंटे बिजली मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है लागू किया गया है 2010 से, समझ रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान शुरू की गई है। जैसा कि जानते हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य में बेहतर स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जानते ही हैं अभी समापन किया गया है। उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है।
तो योजना का नाम केवल रहना चाहिए, लिखा जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना जो है जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा दी जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समझ रहे हैं, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए। तो यह स्थिति है, तो ये सारा मिलकर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करता है, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब इस ग्रामीण गांव का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था के को $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने में आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न है कि सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। ग्रामीण भारत के विकास में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रौद्योगिकी भूमिका देखिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत व्यापक है, हम एक एक करके देखेंगे। खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन में विज्ञान प्रौद्योगिकी देखेंगे। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे पहले राशन कार्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया है, राशन कार्ड का पोर्टेबिलिटी किया गया है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, समझ रहे हैं। पॉइंट ऑफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है दिया गया है, समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, फर्जी लाभुकों का, समझ रहे हैं, जो चोरी कालाबाजारी होता है, इससे नियंत्रण होगा। उसके बाद कृषि उत्पादन में बस 2-3 योजना का नाम लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए आप देखेंगे कृषि उत्पादन में जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, उसको कमजोर करने के लिए स्मार्ट जलवायु कृषि की शुरुआत की गई है। शून्य जोताई, समझ रहे हैं, स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल जो है सूक्ष्म सिंचाई, जो स्प्रिंकल सिंचाई है, बिहार और भारत सरकार दोनों जो बढ़ावा दे रही है इसके माध्यम से स्प्रिंकल सिंचाई है। और बीज वगैरह के लिए बीटी बैगन जैसे अनुवांशिक रूप से परिवर्धित जो है बीजों का विकास किया जा रहा है। वो बैगन का बीज का बीटी बैगन, बीटी कपास है, जान रहे हैं, बैगन के लिए बीटी कपास लाया गया है। बाढ़ और सूखारोधी बीजों का निर्माण किया जा रहा है। उर्वरक को कम खपत करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का विकास किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित ही है, समझ रहे हैं। मृदा हेल्थ कार्ड है, मृदा हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो है मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है, समझ रहे हैं। कृषि के मशीनीकरण में ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब क्या है, पंपिंग सेट, सोलर पंप, समझ रहे हैं, ये सब प्रौद्योगिकी है। अब इसके माध्यम से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कृषि पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर को कम करने में जो है सहायता मिलती है। तो आ जाएगा खाद्य सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, सीधे लिखिए ऐसे ही। उसके बाद कौशल विकास के लिए, जैसा कि जानते हो कि कौशल विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले कौशल विकास का जो जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है ऑलरेडी विज्ञान प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है, समझ रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ये अपने आप में विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही क्षेत्र है, समझ रहे हैं। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है अब रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। अब जैसे डिजिटल इंडिया, सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल इंडिया ले लीजिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को जो है क्या हुआ, रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए हैं। जगह जगह जो है क्या हुआ, मोबाइल जो है, चूँकि डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है, 9 स्तंभ में एक हर हाथ में मोबाइल भी है, समझ रहे हैं। अब हर हाथ में मोबाइल लोगों को हुआ है, कंप्यूटर नेट का विस्तार हुआ है, जिस जगह मोबाइल कंप्यूटर नेट का दुकान जो है खुला है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें लोग कार्य करने लगे हैं, समझ रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो है गांव में जो है खुला है, समझ रहे हैं। मोबाइल की रिचार्ज की दुकान खुला है। उसके बाद जो है बहुत सारा, तो इससे रोजगार का भी सृजन हुआ है डिजिटल इंडिया से। प्रौद्योगिकी से क्या होगा, अब जैसे बैटरी रिक्शा है, बैटरी रिक्शा के आने से अधिक लोगों को रोजगार जो है परिवहन साधनों में रोजगार मिला है। नए नए जो है मशीन आने से लोगों में जो है रोजगार जो है मिल रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी रोजगार को भी जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आवास जो है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में टीवी, पंखा, फैन ये सब जो है बनाना, अब इस सब को जो है क्या होगा, इस सब मशीनीकरण है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का देन है, समझ रहे हैं। अब इस सब को बनाना, रिपेयरिंग करना, इस सब लोगों को रोजगार मिलता है। अब जो है सूर्य मित्र है, एगो सोलर सूर्य मित्र भी है, उसमें भी जो है सोलर पैनल को ठीक करता है, देख रेख करता है।
आवास योजना है। आवास में जो है, अब देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के आवास में क्या योजना है। आवास का डिजाइन करने के लिए, मैपिंग के लिए, नक्शा बनाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है। बुनियादी ढांचा, अब पेयजल के लिए हर घर नल की जल, नल हर घर पाइप और नल की जल प्राप्ति, तो पाइप अपने आप में विज्ञान प्रौद्योगिकी का देन है। पाइप द्वारा हर घर नल की जल, समझ रहे हैं। बोर्डिंग से मोटर द्वारा जल की निकासी, जल का पुनर्चक्रण, अपशिष्ट जलों का, प्रदूषित जलों का पुनर्चक्रण, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित है। समझ रहे हैं। जल की गुणवत्ता में सुधार विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा है। चाहे नैनो प्रौद्योगिकी ले लिए, नैनो प्रौद्योगिकी, उसके माध्यम से। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, समझ रहे हैं। वो नवीकरणीय ऊर्जा, अब मान लीजिए सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, समझ रहे हैं। सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा है, लघु जल विद्युत है, जल विद्युत, बड़े जल विद्युत है, ये प्रौद्योगिकी का ही देन है, समझ रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि ऑनलाइन शिक्षा, पीएम ई विद्या है, स्वयं प्रभा है, स्वयं जो है, तो इसके माध्यम से जो है विकास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है। स्वच्छता एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप देखते होंगे, आप गांव-गांव में एम्बुलेंस सेवा है, नई नई पैथोलॉजिकल मशीनें का विकास है, समझ रहे हैं। नई नई पैथोलॉजिकल मशीनों का विकास। उसके बाद हम लोग जो है आगे देख रहे हैं, उसके बाद रोगियों को ट्रैक करना और ई हेल्थ जो है, टेलीमेडिसिन, तो ये सब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान। इससे स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा के निर्माण में सड़क जो है, पुल पुलिया के डिजाइन करने में, मरम्मत करने के लिए, विकास करने के लिए, निर्माण करने के लिए मैप बनाना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है। तो ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा ही जो है संभव है। एक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छोड़ दिए हुए हैं, समझ रहे हैं, सुशासन। अब सुशासन जो है, अब जो ग्रामीण विकास के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं, उसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 है। इसके माध्यम से गांव में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है और स्थानीय विकास को बढ़ावा, स्थानीय पंचायती राज के प्रणाली से, इस पर 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, समझ रहे हैं, ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। मध्यवर्ती पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला पंचायत है, समझ रहे हैं, जिला परिषद है। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा, उसके लिए जो है यह नहीं होगा, वो मध्यवर्ती नहीं होगा, वो जिला होगा, गांव होगा, मध्यवर्ती नहीं होता है। अब इसके माध्यम से गांव को लोगों को अपना जो है विकास योजना बनाने और अपना जो है उस क्रियान्वयन करने का जो है अधिकार जो है दिया गया है, समझ रहे। 73वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक आर्थिक विकास की योजना है उसको लागू की जाती है, समझ रहे हैं। अब इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 73वां पंचायती राज प्रणाली को ई पंचायत शुरू किया गया है। भुवन पोर्टल है, समझ रहे हैं। जियो, अपन गांव में परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई। अभी हाल ही में सरकार भूमि का जो है डिजिटलीकरण जो है शुरू किया गया है। भूमि का डिजिटलीकरण, एक स्वामित्व योजना भी 24 अप्रैल को जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप और जो स्वामित्व योजना की शुरुआत किया है। यह स्वामित्व योजना क्या है? यह स्वामित्व योजना क्या होता है कि ड्रोन के द्वारा जो है भूमि का जो है सर्वेक्षण किया जाएगा और उसे मलकाना हक जो है लोगों को दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो इससे भूमि संबंधी विवाद जो है, संपत्ति संबंधी विवाद जो है खत्म होगा और लोग जो है बैंकों से ऋण लेने में सक्षम हो जाएगा, समझ रहे हैं हम। कॉमन सर्विस सेंटर है, और जो है कॉमन सर्विस सेंटर गांव में देख रहे हैं कि वो हर तरह की सुविधा थी। IT आधारित सेवा जो है, ICT आधारित सेवा जो है प्रदान कर रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का जो है विकास किया जा रहा है गांव में, देख रहे हैं। उसके बाद जो है ई बैंकिंग, इंटरनेट आधारित बैंकिंग, वही इंटरनेट बैंकिंग है, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है एम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, समझ रहे हैं। इसका लाभ जो है समान रूप से उस ई कॉमर्स, इसका लाभ गांव के लोग भी आसानी से उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। ग्रामीण विकास में, यानी कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन में, समझ रहे हैं, वित्तीय समावेशन में इसका समान रूप से लाभ जो है उठा रहे हैं।
और तो हम लोग देखिए उसके बाद गांव में जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए इसरो का रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है वह क्या करता है, गांव की जो है भूमि, जल, वानिकी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, समझ रहे हैं, कृषि, मत्स्य क्षेत्र का क्या करता है, सर्वे करता है, उससे डाटा जुटाता है और उसकी प्रबंधन के लिए सरकार को जो है आंकड़ा उपलब्ध करता है। उसके द्वारा जो है सरकार जो है सामाजिक आर्थिक विकास की योजना को सुनिश्चित करती है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की अपनी जो है भूमिका है, समझ रहे हैं। तो इस सब के माध्यम से भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी की जीवन को, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को सरल बनाने के लिए कूलर, पंखा, साइकिल, मोटरसाइकिल, यातायात के दूरगामी साधन, ये सब जो है उपलब्ध कराता है, समझ रहे हैं। ये सब जो है क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी ही देन है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पूरे जीवन में जो है बसा हुआ है, समझ रहे हैं, उसका लाभ उठाता है। तो इस सब का जो है विज्ञान थी लाभ है। इसके बावजूद जो है भारत जो है कुपोषण, गरीबी, निम्न आय, निरक्षरता, समझ रहे हैं, इस सब के कारण जो है बहुत सारा लाभ जो है सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ जो है लोग नहीं उठा पाता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। लोगों के पास पैसा होगा तब तो पंखा खरीदेगा, पैसा होगा तब तो मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा। तो होने के बाद लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे लोगों की परचेजिंग पावर में वृद्धि हो रही है। गांव का विकास आज काफ़ी हो रहा है। 2009 में आर्थिक मंदी आया था, पूरे विश्व जो है प्रभावित था, भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए कि भारत के पास विशाल जनसंख्या है और भारत जो है अर्थव्यवस्था मंदी दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है मौजूद है, वे अर्थव्यवस्था मंदी छाटने के लिए लॉकडाउन का प्रभाव जो है चूँकि इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद जो है लंबे समय तक भारत इससे अप्रभावित रहेगा, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा जनसंख्या है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं, वो मांग करेंगे, अर्थव्यवस्था मंदी होगा। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, एडिशनल है।